नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, आज बात करूंगा नेपाल पर, और केवल नेपाल में क्या हो रहा है बात इस पे नहीं होगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी डेवलपमेंट को अगर आप एक लंबे समय तक आराम से फॉलो करते रहिए तो आपको बातें समझ में आ जाती हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं शुरुआत करता हूं अपने ही चैनल के एक वीडियो से, और ये थंबनेल आपको बता रहा है, इसका समय आप देखें, 1 साल पहले प्रारब्ध पर मैंने ये वीडियो किया, और जिसमें मैंने उस समय हो रहे डेवलपमेंट पर बात की। तब नेपाल में न कोई जेनजी आंदोलन था, न नेपाल में रेजिम चेंज हुआ, और तब तक इसकी दूर दूर तक कहीं कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई संभावना नहीं थी। लेकिन हमारी इस वीडियो का थंबनेल 1 साल पहले नेपाल में ऑपरेशन योगी और हिंदू राष्ट्र की वापसी। आप अगर टाइटल देखें तो टाइटल में लिखा हुआ है नेपाल में राजा और हिंदू राष्ट्र की वापसी का योगी कनेक्शन। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, थोड़ा सा संदर्भ बताता हूं आपको, तो हो सकता है आप सभी को भी याद आ जाए। दरअसल हुआ ये कि नेपाल में राजशाही के समाप्ति के बाद कथित रूप से जो वहां पर एक रिजीम चेंज किया गया, जी हाँ, नेपाल में तभी रिजीम चेंज किया गया, और उस रिजीम चेंज के बाद नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर फांसीवादी वामपंथी सरकारों ने लगातार ठगा 1.5 दशक तक। लेकिन 1 साल पहले के लगभग काठमांडू एयरपोर्ट के बाहर का ये सीन है, जहां पर राजा वापस आते हैं और उनके स्वागत के लिए काठमांडू एयरपोर्ट के सामने लोग इकट्ठा होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, एक नेपाल के राजा की और दूसरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और उस समय राजशाही की मांग के साथ साथ ही वहां पर हिंदू राष्ट्र जो नेपाल का था उसकी बहाली की बातचीत शुरू हुई पहली बार। अब देखें, मैंने उस वीडियो में, अगर आप जाके देखेंगे, मैं सारे वीडियोस के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर साफ तौर पर मैंने ये कहा कि साहब देखिए, अगर नेपाल में राजशाही वापस आती है और ये कथित कम्युनिस्ट लोकतंत्र, जो कि लोकतंत्र और कम्युनिस्ट अगर एक साथ बात किया जाए तो ये बहुत बड़ा मजाक है, अगर इस कथित लोकतंत्र की समाप्ति के बाद राजशाही वापस आती है तो अपने आप यानी बाय डिफॉल्ट नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली हो जाएगी। ठीक है साहब। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, और सिलसिला चलने के साथ ही साथ जो आंदोलन जब शुरू हुआ, जेनजी का आंदोलन जब शुरू हुआ, तब मैंने ये एक सिंगल वीडियो बनाया, नेपाल हिंदू राष्ट्र आंदोलन का सच जानिए। यहां भी हमने ये बताया कि रेजिम चेंज जो आपको अमेरिका का किया धरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ चाइना रेजिम चेंज करा रहा है नेपाल में। हमने कहा कि रेजिम चेंज कराना और कहीं भी कोई आंदोलन खड़ा करना केवल कुछ राष्ट्रों की ही बपौती नहीं है। लेकिन लगातार मैं वीडियोस बनाता रहा, और ये एक वीडियो मैंने बनाया जो कि 7 महीने पहले नेपाल में हो गया महाखेला। उस समय तक नेपाल के भावी जो प्रधानमंत्री के रूप में बालन शाह की मैं बात कर रहा हूं, उनको अमेरिका का पिट्ठू, अमेरिका का एजेंट, ये सब कहा जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा शांत रहिए। और उसकी वजह क्या थी कि मैं ऐसा आकलन क्यों करता था, और आज स्थिति क्या है जब हम ये देखेंगे, तो मैंने तमाम ये 3 दिन पुराना वीडियो आप देखिए सब, 3 दिन पुराने वीडियो में नेपाल बन रहा फिर हिंदू राष्ट्र। आपने देखा कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा के बाद वहां पर जो भी डेवलपमेंट हुए, और जिस तरीके से बालन शाह, मैं उनके गेटअप की बात नहीं कर रहा, उनके माथे के तिलक की भी बात नहीं कर रहा, मैं इस तरह की तमाम चीजों पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या मेरा ये वीडियो आपको 1 साल पहले का ये कहता नहीं है, ये कुछ बताता नहीं है? नेपाल में कम्युनिस्ट के साथ किसने किया खेला? इस सवाल का जवाब उस समय आपको इस वीडियो में दिखाई दे जाएगा। लेकिन आज नेपाल में क्या स्थिति है, जरा इसको देखते हैं। नेपाल में बालन शाह जब सरकार में आए तो इन्होंने बड़े क्रांतिकारी टाइप के साउंड करने वाली कुछ चीजें की। उन्होंने कहा कि हम किसी विदेशी राजदूत या किसी विदेशी प्रतिनिधि से नहीं मिलेंगे। सारे खुश हो गए, उधर अमेरिका गज, चीन गज,
और तमाम यहाँ भारत में बैठे हुए नेगेटिव इकोसिस्टम को ये लगा कि साहब देखिए नेपाल भी आपके हाथ से चला गया। लेकिन अभी ये केवल 3 घंटे पहले का अपडेट है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं। आप देख रहे हैं जब, तो उससे 4 या 5 घंटे पहले का अपडेट है। दरअसल बालन शाह को, और ये एक रवायत होती है, एक परंपरा होती है कि जब कहीं कोई नया मुखिया आता है तो उसको आसपास के देश इनवाइट करते हैं। तो नेपाल के बालन शाह को भी ये इनविटेशन भारत की तरफ से दिया गया। उनके पास अमेरिका का भी इनविटेशन है, उनके पास चाइना का भी इनविटेशन है, और नेपाल में चीन का, अमेरिका का, दोनों का इंटरेस्ट है। लेकिन सबको धता बताते हुए ऐसा कहा जा रहा था कि भारत से बालन शाह बिल्कुल दूरी बनाएंगे क्योंकि वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, भारत विरोधी हैं। मैं बताऊंगा वो भारत विरोधी कितने हैं और क्यों हैं, और क्यों उन्हें भारत विरोधी समझा जाना चाहिए और क्यों नहीं समझा जाना चाहिए, ये दोनों बातें मैं बताऊंगा। लेकिन बालन शाह ने तमाम और न्योतों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने भारत पहले, जी हाँ, भारत का न्योता सबसे पहले स्वीकार किया, और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बालन शाह की पहली विदेश यात्रा भारत हुई। तो चलिए साहब, ये सब तो सामान्य है, होता रहता है। लेकिन अब जरा आपको कुछ पुराने संदर्भों में ले चलूंगा। एक और नया डेवलपमेंट बताता हूं। वो डेवलपमेंट सीआईए से है। सीआईए ने प्रॉपर एक वीडियो आया है, उस वीडियो पर भी हम एक चर्चा करेंगे, जिसमें सीआईए ने क्यूबा में रिजिम चेंज के लिए अब एक टास्क फोर्स बनाया है, जिसका खुलासा खुद अमेरिकन मीडिया ने कर दिया है। लेकिन वहां से चलते हैं तो अरब स्प्रिंग, उसके बाद फिर बांग्लादेश, उसके बाद फिर नेपाल, और जरा याद कीजिए, राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष का कोई भी इकोसिस्टम हो, भारत में नेपाल, भारत में बांग्लादेश, इस तरह की मांगे। अब जरा एक बड़े संदर्भ में देखिए, अचानक ऐसा क्या होता है बांग्लादेश में कि एक चुनी हुई सरकार को न सिर्फ गद्दी से हटाया जाता है बल्कि उन्हें देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया जाता है। पैटर्न बिल्कुल जंतर मंतर के काकरोच वाला था। अंग वस्त्रों का प्रदर्शन, लूट खसोट, भद्दी, गालियां, वो सब कुछ बिल्कुल इसी तरह जैसे काकरोच के जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर हमको आपको दिखाई दिया। और आखिरकार बांग्लादेश में रिजिम चेंज हो जाता है। नेपाल में भी इसी तरह एक रिजिम चेंज होता है, लेकिन बांग्लादेश के थोड़े दिन बाद होता है। नेपाल में किसकी सत्ता थी? कम्युनिस्टों की सत्ता थी, और कम्युनिस्टों का प्रेम चाहे चाइना के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, उनका पूंजीवाद का पैमाना बदलता रहता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये मान लें, और ये मानने की अपनी वजह है कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट सत्ता थी, कम से कम उसका पोषण, उसको बैकिंग तो चाइना देता है। आइडियोलॉजिकल मजबूरी है, इसमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी नेपाल में कम्युनिस्टों द्वारा हावी हुए राजनीतिक तंत्र के खिलाफ रिजिम चेंज कैसे संभव हुआ? चलिए छोड़ देता हूं, अभी 1 मिनट बाद बताऊंगा। एक छोटा सा डेवलपमेंट और लेते हैं। ठीक है साहब, आपने यूनुस को बैठा दिया बांग्लादेश में, और अचानक वो बांग्लादेश जो कभी भारत का कट्टर मित्र हुआ करता था, सहयोगी हुआ करता था, उसके तेवर बदलने लगे। लेकिन तेवर कितने दिन तक बदले? क्या आपने ध्यान दिया है कि यूनुस का जब रिजिम चेंज हुआ, यूनुस कभी भी इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे, लेकिन किस दबाव में वहां इलेक्शन हुआ ये भी छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूनुस का रिजिम चेंज के बाद गायब होना, आखिर मुझे ये बताइए, किसी भी देश का अगर कोई नेता जो कि उस देश का सर्वे सर्वा बना हो, जो सरकार चलाता हो और सीधे सीधे राजनीति में आ गया हो, मैं मानता हूं कि सीआईए ने हिला के बैठाया यूनुस को, लेकिन अब कम से कम यूनुस कुछ कार्यक्रम करते, बांग्लादेश में घूम रहे होते, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स मुखिया बांग्लादेश के तौर पर भाषण देते, कुछ नहीं तो इस रिजिम के खिलाफ बैठ के कुछ बयानबाजी करते। लेकिन यूनुस का कहीं पता है नहीं, और बांग्लादेश में एक और रिजिम चेंज हुआ। लेकिन अभी रुकिएगा, बांग्लादेश का जो वर्तमान रिजिम है वह भी भारत की लाइन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहा है। और पिछले 24 से 48 घंटे का डेवलपमेंट आपने देखा। शेख हसीना किस तरीके से भारत में रहते हुए बिना कैमरे के सामने आए, विश्व की मीडिया को उन्होंने संबोधित किया, और उसका बांग्लादेश में क्या बवाल मचा हुआ है, इस पर भी बांग्लादेश ब्लिट्ज वीकली के संपादक शोएब चौधरी के साथ मैं
बहुत जल्द एक वीडियो करूंगा और आपको इसकी भी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन अब वहां पर क्या दूसरी बार रिजीम चेंज होने की तैयारी है? अगर है तो ये कौन कर रहा है? भारत ने, शेख हसीना जरूर यहां पर हैं, लेकिन वो एक तरह से वांटेड अपराधी हैं फिलहाल बांग्लादेश के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने न सिर्फ अपने यहां उनको रखा, यहां तक कि उन्हें विश्व की मीडिया के सामने आने का अचानक मौका दिया। ये चाल क्यों? उधर बालन शाह अपने तमाम उन विरोधियों को पस्त करते हुए रिजीम में आए, लेकिन आने के बाद भारत प्रथम की बात बोल रहे हैं। ये सब अचानक हो रहा है। जरा आप तार जोड़िए। इसीलिए मैंने कहा कि रिजिम चेंज केवल कुछ देशों की बपौती नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको कही नहीं जाती, बताई नहीं जाती। बालन शाह जिस तरीके से अगेंस्ट इंडिया एक इमेज बनाए हुए थे, लेकिन क्या वो भारतीय संस्कृति से दूर आपको दिखाई देते हैं? और मैं जब भारतीय संस्कृति कहता हूं तो मैं सनातन संस्कृति कहता हूं, क्योंकि भारत की कोई भी संस्कृति हो वो बाय डिफॉल्ट सनातनी होती है। बालन शाह अब जिस तरीके से धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहे हैं, उससे आपको एहसास होना चाहिए। और मैंने लगातार यह कहा कि आप नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, वहां महसूस कीजिए कि दरअसल किसके रिजीम को चेंज किया जा रहा है। वहां कम्युनिस्टों के रिजीम को चेंज किया जा रहा है। याद कीजिए, जब नेपाल में जनजी का आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआती 3-4 घंटे और दोपहर तक भारत का जो कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है, लिबरल इकोसिस्टम है, कांग्रेसी इकोसिस्टम है, बड़ा प्रसन्न था कि देखो देखो वहां के गृह मंत्री को दौड़ा के मारा जा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर होना पड़ा, वहां का फलाने मंत्री। और जैसे ही दोपहर के बाद, उस पर भी मैंने वीडियो किया था 3 बजे, मुझे अच्छी तरह याद है। और जैसे ही दोपहर आते आते ये खबरें आनी शुरू हुई कि भाई साहब, वहां तो पिछले 1.5 दशक से लोकतंत्र के नाम पर नेपाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो पीटा जा रहा है और उसे वहां के युवा भगा रहे हैं, क्योंकि वहां हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन, नेताओं के बेटे, नेताओं की बेटियां, ये तमाम चीजें चल रही थी। तो अब आप ये बताइए मुझे कि क्या चाइना वहां पर करेगा? एक चाइना समर्थित गवर्नमेंट, और फिर कम्युनिस्ट तो पैसे के लिए कहीं भी बिक जाते हैं, तो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट होगा? ये जवाब था बांग्लादेश का। और किसको था, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसकी तरफ से था, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने इन तमाम वीडियोस में कुछ भी कभी नहीं बोला, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से खेल चलते हैं वो आपको जब उचित समय आता है, जब उसका रिजल्ट दिखाई देने लगता है, तब आप उस सारे डॉट्स को जोड़ के ये समझ पाते हैं कि दरअसल खेल आखिर चल क्या रहा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, नेपाल में अगर कभी राजशाही वापस आई तो उसका हिंदू राष्ट्र स्टेटस अपने आप बहाल होगा। लेकिन अब जिस तरीके से बालन शाह एक युवा नेतृत्व और पूरी तरीके से राष्ट्रवादी क्रांति से उभरा हुआ व्यक्ति, जो कहीं से प्रायोजित नहीं था, ये मैं अब नहीं कह रहा, लेकिन कहां से था मैं ये भी नहीं बताऊंगा, ये आप पर छोड़ता हूं कि आप नीचे देखिए। इसलिए अब डेवलपमेंट्स देखते चले जाइए। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बालन शाह के खिलाफ इतने नेगेटिव इमेज क्यों बनाई गई कि साहब, या हमको समझ में आता रहा कि ये सीआईए का दलाल है, ये फलाने का एजेंट है, ये भारत विरोधी है, ये ग्रेटर नेपाल की बात करता है। मेरा गृहनगर, योगी आदित्यनाथ जी का गृहनगर गोरखपुर, उस तक को नेपाल अपने नक्शे में दिखाता है। उत्तराखंड में काली नदी, वहां का सीमा विवाद है, तमाम तरह की चीजें। आप मुझे ये बताइए, जब हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम की राजनीति की बात होती है, जब हमारे यहाँ भारत प्रथम की राजनीति की बात होती है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए अगर ट्रंप यूएस फर्स्ट की राजनीति करते हैं तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि राष्ट्र प्रथम किसी के लिए भी होना चाहिए। और नेपाल प्रथम ये अगर बालन शाह के लिए है तो इसमें क्या बुरा है? नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध कम्युनिस्टों ने 1.5 दशक में समाप्त करने का प्रयास किया। गोरखा रेजिमेंट में आप सबको पता है कि जब हम आजाद हुए तो गोरखा रेजिमेंट आधा, थोड़ा सा कम, आधे से थोड़ा सा कम ब्रिटेन को गई और बाकी भारत में रही। अभी उसकी भर्तियां रुकी हुई। क्यों रुकी हुई हैं? एक टेक्निकल लोचा है, ऐसा कोई एक दूसरे में कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं अब हमारे गोरखा नहीं आएंगे, जय गोरखाली जय मां काली, ये अब भारत की सेना में नहीं सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। केवल हमारे यहाँ जब अग्निवीर की योजना आई तो नियोजन के तौर पर एक कंफ्यूजन आया, और उस कंफ्यूजन को अब बातचीत के स्तर पर लाया जा चुका है, और वो अपने लास्ट यानी अंतिम नेगोशिएशन में, आप सबको पता है
कि मेरा जो गृहनगर है, योगी जी का गृहनगर गोरखपुर, वही गोरखा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। भर्तियां यही होती हैं, यानी गोरखपुर में होती हैं। तो वो डेवलपमेंट भी अपने अंतिम स्टेज में है। अब बांग्लादेश को चाहे ले लीजिए और चाहे नेपाल को ले लीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शेख हसीना अचानक क्यों बोलने लगी और अचानक उनको क्यों बोलने दिया गया। बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है बांग्लादेश की तरफ से। डिटेल्ड वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसलिए आप समझें कि एक तरफ भारत में जो रेजिम चेंज का मॉडल है, जिसको राहुल गांधी लीड करते हैं, जिनको उनका इकोसिस्टम लीड करता है, जो कहते हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोगों से कहलवाते हैं कि साहब अब मसले संसद से नहीं सड़क से तय होंगे, ईवीएम से नहीं, चुनाव से नहीं, सरकारें अराजकता से तय होंगी। वहां पर उन्हें जवाब क्या दिया जा रहा है। तीसरी बार रिजिम में आए, यानी सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की पार्टी, जो कि लोएस्ट 240 सीट पर आई है, वो संसद में 2/3 मेजॉरिटी जुटा चुकी है। तो ये है ताकत और ये है असफलता यहां रिजिम चेंज के मॉडल का। लेकिन भारत अपने आसपास क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं ये नहीं बताया। मैंने पिछले 16 मिनट में आपको कुछ नहीं बताया। मैं केवल एक तस्वीर सामने रख रहा हूं कि जो सामने दिखाई दे रहा हो उस पर फटाक से यकीन मत कीजिए। थोड़ा सा धीरज रखिए। ये चीजें हमारे आपकी बेहद मांग पर नहीं हुआ करती। इनका जब समय आता है तब ये चीजें हुआ करती हैं। हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि भारत में सत्ता हटाने या इस तरह की अराजकता पैदा करने के कितने प्रयास हुए और कितने प्रयासों को असफल किया गया। अवार्ड वापसी के पास जेएनयू गैंग, जेएनयू गैंग के पास शाहीन बाग के बाद कथित किसान आंदोलन, कथित किसान आंदोलन के बाद अब ये काकरोच। तो ये सारे रिजिम चेंज के ऑपरेशंस हैं और इनमें लगातार भारत में असफलता हासिल हो रही है। लेकिन भारत क्या कर रहा है या भारत क्या कर सकता है, इसे हमें अंदाजा लगाना है। नेपाल पर और भी मैं वीडियो करूंगा। नेपाल पर लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे सूत्र हैं नेपाल में जो आपको इस सूचना से जरूर आच्छादित करेंगे कि दरअसल इनसाइड स्टोरी क्या है जो कुछ भी नेपाल में चल रहा है। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि ये वीडियो आपको कुछ न कुछ सार्थक जरूर देगा। अगर आपको ऐसा लगे तो जिस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके आप स्नेह दे रहे हैं, वीडियोस को लाइक करते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। और हाँ, बांग्लादेश का डेवलपमेंट निश्चित तौर पर शोएब चौधरी मित्र हैं हमारे, थोड़ी सी यात्रा में है, लेकिन जैसे ही संभव हुआ मैं बांग्लादेश और शेख हसीना का जो नया डेवलपमेंट हुआ है इस पर आपको वीडियो जरूर दूंगा। और उसी के साथ साथ भारत में निगाह बनाए रखिए, काकरोचों पर निगाह बनाए रखिए और भारत के जेनजी पर निगाह बनाए रखिए, जो किस तरीके से अब सीधे अपने प्रधानमंत्री और अपने देश, अपनी संस्कृति से बात कर रहा है। इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।